हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव का पार्ट 1 करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए पहले बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? लेट्स रीड अ fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author. सो क्या लव, प्यार और दोस्ती, फ्रेंडशिप ह्यूमन बीइंग्स और वाइल्ड एनिमल्स के बीच हो सकती है? सो ये क्वेश्चन है एंड काइंड ऑफ ये थीम भी है हमारे इस चैप्टर का। तो वाइल्ड एनिमल्स हमें पता है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं एंड हम उन्हें पेट नहीं कर सकते। सो यू नो देर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो एक है जो आपके पेट हो सकते हैं, इनफैक्ट नॉट टू टाइप्स, यू हैव समथिंग कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स आपके पेट नहीं होते हैं, आप उनसे दोस्ती नहीं करते हैं, बट नॉर्मली आप उन्हें डोमेस्टिकेट करके रखते हैं ताकि आप उनसे कुछ प्रोड्यूस ले सकें। सो फॉर एग्जांपल काउ, आप उनसे मिल्क लेने के लिए उन्हें डोमेस्टिकेट करते हैं, पिग्स उनके मीट के लिए। बट यू हैव पेट्स, जैसे आपके डॉग हो गए, पैरेट हो गया, तो ये आपके पेट हैं। एंड यू हैव वाइल्ड एनिमल। सो ऑफ कोर्स वाइल्ड एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में रिलेशनशिप होना बहुत ही रेयर है, बट ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे आपको न्यूज़ में ऐसे लोग दिख जाएंगे, ये जिनके बारे में फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्री है, या आप ऐसी स्टोरी सुनेंगे जिनमें ह्यूमन बीइंग्स और ऐसे वाइल्ड एनिमल्स जो बेसिकली इवन ह्यूमंस को हर्ट कर सकते हैं, इवन खा सकते हैं, उनके साथ भी उनका रिलेशनशिप है। सो फॉर एग्जांपल ऐसा देखा गया है कि लायंस का ह्यूमंस के साथ फ्रेंडशिप है, हाइनास का फॉर एग्जांपल है, टाइगर का ही। तो ऐसे कुछ केसेस हमें पता लगते हैं कि हाँ, ह्यूमंस और वाइल्ड एनिमल्स के बीच में लव और फ्रेंडशिप पॉसिबल है। एंड ऐसा ही एक फैसिनेटिंग अकाउंट है एक ऑर्फन्ड स्लॉथ बेयर का। सो ऑर्फन्ड मतलब उसके पेरेंट्स नहीं है, वो ऑर्फन हो चुका है। सो ऑर्फन इज अ वर्ड उसके लिए यूज करते हैं जिनके माता पिता नहीं है, एंड ऑर्फन्ड यानी वो ऑर्फन हो गया है। सो ऐसा ही स्लॉथ बेयर है। स्लॉथ बेयर एक स्पेशल काइंड ऑफ बेयर है। सो नॉर्मली हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेयर देखते हैं, स्लॉथ बेयर एक डिफरेंट ब्रीड ऑफ बेयर है जो स्पेशली साउथ इंडिया में बहुत पाया जाता है। एंड ऐसा ही एक ऑर्फन स्लॉथ बेयर रेस्क्यू किया गया ऑथर के द्वारा, और वो स्लॉथ बेयर के बारे में हमें ये कहानी सुनाएंगे। स्लॉथ बेयर्स inhabit forested areas including tropical rainforests of India and grasslands at lower elevations. स्लॉथ बेयर्स इनहेबिट करते हैं फॉरेस्टेड एरियाज को। सो इनहेबिट करना यानी जहाँ पे आप रहते हो, सो लिव इन। सो स्लॉथ बेयर्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्टेड एरियाज में। सो फॉरेस्टेड का मतलब यू कैन गेस, कवर्ड विथ फॉरेस्ट। और कहाँ पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया के, और ग्रासलैंड्स लोअर एलिवेशन। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है? ट्रॉपिकल बेसिकली एक रीजन, ट्रॉपिकल रीजन को डिफाइन किया जाता है इन कंपैरिजन टू इक्वेटर। एंड रेन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट एरियाज होते हैं जहाँ थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल कुछ अमाउंट में होता रहता है। एंड इनफैक्ट ट्रॉपिकल रीजन में है तो वहाँ पे धूप भी अच्छी पड़ती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे आपको हाई मॉइस्चर रहेगा बिकॉज ऑफ रेनफॉल, और धूप भी रहती है। बट रेन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ आपको दिखेंगे। सो जब आप उस फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अंधेरा दिखेगा, बिकॉज बड़े बड़े जो भी ट्रीज होते हैं वो सारे सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं नीचे के लिए। सो जो अंदर का एरिया है, जो फॉरेस्ट के अंदर का एरिया है, वो बहुत ज़्यादा डार्क रहता है एंड बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहता है बिकॉज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। एंड ऐसे रेन फॉरेस्ट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इंडिया में, जैसे वेस्टर्न घाट्स में मिल जाएंगे आपको। तो वहाँ पे स्लॉथ बेयर पाए जाते हैं। तो स्लॉथ बेयर कुछ ऐसा दिखता है। और ग्रासलैंड्स में भी, तो ऐसा नहीं है सिर्फ वो फॉरेस्ट एरियाज में मिलते हैं, वो ग्रासलैंड्स में भी मिलते हैं। ग्रासलैंड का मतलब है मैदान, जहाँ पे बड़े बड़े ओपन एरियाज में जहाँ पे घास उगी हुई रहती है, उसको आप ग्रासलैंड कहते हैं। हिंदी में हम इसे मैदान कहते हैं। जैसे मैदानों में भी आपको ये रहते हुए मिल जाएंगे। लोअर एलिवेशन यानी ऊंचाई पे नहीं, नॉट लाइक हिली एरियाज, छोटे एल्टीट्यूड पे, कम ऊंचाई पे। Sloth bears have very shaggy hair and long muzzles. Using their claws to dig, they can then use their lips to form a tube which can go deep into the ground or into hard to reach areas like dead trees for their food. स्लॉथ बेयर्स के बहुत ही शैगी हेयर होते हैं। शैगी का क्या मतलब है? शैगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, एंड इनफैक्ट शैगी वर्ड का इस्तेमाल आप इंसानों के लिए भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है हैविंग लॉन्ग एंड अनकेम्प्ड हेयर। सो लॉन्ग, लंबे बाल,
थिक घने बाल, और अनकेम्प्ड यानी जो अच्छे से जमाए हुए ना हो, बहुत ही बिखरे हुए, अनटाइडी, उसको आप शैगी कहेंगे। सो लॉन्ग थिक एंड अनकेम्प्ड हेयर को आप शैगी हेयर कहेंगे। एंड लॉन्ग मजल्स, मजल का मतलब क्या होता है? सो मजल आप इस पार्ट ऑफ बॉडी को कहते हैं जहाँ पे एक इलोंगेटेड एरिया है, वहाँ पे आपका नोज भी है एंड माउथ भी है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनका ये पोर्शन बहुत ज़्यादा लंबा होता है, जिसको हम एलोंगेटेड कहते हैं। तो उनके लॉन्ग मसल्स है, मतलब ये जो एरिया है जहाँ पे आपका नोज है, वो माउथ है, वो थोड़ा सा लंबा होता है। यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, वो अपने क्लॉज का इस्तेमाल कैसे करते हैं? डिग करने के लिए करते हैं। एंड फिर अपने लिप्स का इस्तेमाल वो एक ट्यूब का फॉर्म लेने के लिए करते हैं, जिससे वो बहुत ही डीप ग्राउंड के अंदर जा सकते हैं। एक तो उनकी लॉन्ग मसल है, प्लस इसको भी वो लिप्स से ट्यूब वाला फॉर्म दे देते हैं, और वो ग्राउंड के अंदर बहुत डीप डिग कर सकते हैं। इनफैक्ट हार्ड टू ईच एरियाज में भी डेड ट्रीज के, तो मर गए जो पेड़ हैं, सूखे पेड़, उनके भी हार्ड टू ईच एरियाज में वो इस तरह से पेनिट्रेट कर सकते हैं। किसके लिए? खाने के लिए। सो ऑफ कोर्स ये सारी मेहनत वो किस लिए कर रहे हैं? खाना खाने के लिए कर रहे हैं। इनका जो मेन फूड है, मेन फूड इज टर्माइट। जो दीमक होते हैं उनके मेन फूड है। यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे। इनफैक्ट जब वो इस तरह से अपने लिप्स को गोल करके सक करते हैं टर्माइट्स को, तो ऐसा लगता है कि एक वैक्यूम क्लीनर चल रहा है। एंड ये बहुत ही यूनिक साउंड है जो कि सिर्फ स्लॉथ बेयर निकालता है। एंड ये आप बहुत दूर से भी, सेवरल फीट अवे से भी इसको सुन सकते हैं। तो चलिए अब स्टोरी पढ़ते हैं। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बेयर। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। सो मैं किससे शुरुआत करूंगा? ब्रूनो से, मेरी पत्नी का पेट स्लॉथ बेयर। सो एक स्लॉथ बेयर, इवन दो इज अ वाइल्ड एनिमल, ये उनकी वाइफ का क्या बन गया है? पेट बन गया है। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, मैं उसके लिए लेके आया ये बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से ये मतलब बाय चांस उनको ये मिला। 2 years ago we were passing through sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. तो 2 साल पहले वो शुगर केन फील्ड्स, मैसूर के अराउंड शुगर केन फील्ड्स हैं, उसके थ्रू वो पास कर रहे थे। एंड वहाँ पे लोग जो है वाइल्ड पिग्स, ऐसे जंगली सुअरों को भगा रहे थे शूट करके। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड। सम वर शॉट, कुछ को गोली लग गई और कुछ भाग गए। We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. तो उनको क्या लगा? अब सब कुछ खत्म हो गया है, ये सारे वाइल्ड पिग्स चले गए हैं। बट अचानक से क्या होता है? एक ब्लैक स्लॉथ बेयर बाहर आता है उनकी तरफ, पैंटिंग इन द हॉट सन। पैंटिंग यानी हांफते हुए, या यू कैन से आउट ऑफ ब्रेथ। तो हांफते हुए एकदम भरी धूप में वो बाहर निकल के आता है। नाउ आई विल नॉट शूट स्लॉथ बेयर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. So अब ऑथर क्या बोल रहे हैं कि मैं स्लॉथ बेयर को wantonly कभी भी शूट नहीं करूंगा। wantonly का मतलब आई थिंक यू कैन गेस क्या वो बोलना चाह रहे हैं। मतलब वो जानबूझकर कभी भी किसी स्लॉथ बेयर को शूट नहीं करेंगे। सो wantonly का मतलब क्या हो गया? डेलिबरेटली। बट अनफॉर्चुनेटली पुअर बीस्ट स्लॉथ बेयर के लिए कह रहे हो, उनको उनके ही एक कंपेनियन ने, जो इस तरह से फील नहीं करते थे कि नहीं स्लॉथ बेयर को फालतू में नहीं मारना है, उन्होंने प्रॉम्प्टली शूट कर दिया ऑन द स्पॉट। जैसे वो बाहर निकल के आया, उसको इमीडिएटली शूट कर दिया। सो प्रॉम्प्टली का मतलब है इमीडिएटली। सो ऑफ कोर्स इस तरह का अगर टेंस सिचुएशन है, अगर आप ऐसे हंटिंग करने जा रहे हैं एंड इन दिस केस वो वाइल्ड पिग्स को भगा रहे थे जो शुगर केन फील्ड्स में आ गए, फील्ड में आ गए थे, तो इस तरह के टेंस सिचुएशन में अगर आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है तो इस तरह के एक्शन हो जाते हैं, आप गलती से गन चला देते हैं। एंड या ये भी हो सकता है कि उनके कंपेनियन को ये नहीं फील हुआ कि नहीं स्लॉथ बेयर जो है इस वाइल्ड पिग्स की तरह नहीं है, इट्स अ डिफरेंट एनिमल, हम इस तरह से किसी भी एनिमल को नहीं मारते। इस तरह की फीलिंग नहीं थी जैसा ऑथर को फीलिंग थी, और उन्होंने या तो जानबूझ के या तो डर की वजह से प्रॉम्प्टली शूट कर दिया। एज वी वॉच द फॉलन animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. As we watched the fallen animal यानी गिरे हुए एनिमल, या बेसिकली यहाँ पे डेड एनिमल। तो यहाँ पे फॉलन का मतलब है डेड। तो जैसे ही वो देख रहे थे उस मरे हुए जानवर को, वो सरप्राइज हो गए ये देख के कि उसके पीछे जो ब्लैक फर है वो मूव कर। तो इवन दो वो मर गया था, उसके पीछे ब्लैक फर मूव करा एंड उसकी प्रोस्ट्रेट बॉडी को छोड़ के बाहर निकल आया। प्रोस्ट्रेट का मतलब है लाइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द ग्राउंड। सो इस तरह से स्ट्रेच हुई हुई, फैली हुई बॉडी जब जमीन पर रहती है तो उसको आप प्रोस्ट्रेट कहते हैं। तो क्योंकि वो मर गया था भालू, तो इस तरह से वो प्रोस्ट्रेट
पोज में था एंड उसके ही बॉडी को ब्लैक फर, एक पोर्शन ऑफ ब्लैक फर उसकी बॉडी को छोड़ के बाहर निकल के आया. देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बेयर that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. So in fact ये बहुत ही कॉमन है, जो भी स्लॉथ बेयर हैं उनके जो कब्स होते हैं, बेबी बेयर या हम बेयर के चाइल्ड को हम कब भी कहते हैं, तो उनके जो भी कब्स होते हैं वो उनके पीठ के ऊपर राइड कर जब वो छोटे हो. तो ये अकेली नहीं थी, तो इसका मतलब ये मदर बेयर थी, ये अकेली नहीं थी. एंड इसको जैसे ही गोली लगी तो इसके ऊपर से उनका जो एक बेबी बेयर था जो उसके ऊपर राइड कर रहा था ये उनको दिख गया. The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. ये जो छोटा सा बेबी बेयर था वो उनकी मम्मी के चारों ओर, मरी हुई अपनी डेड मदर के चारों ओर, प्रोस्ट्रेट पेरेंट के चारों ओर घूमते हुए एक पिटिफुल नॉइस निकाल रहा था. पिटिफुल यानी सैड नॉइस. सो बेसिकली वो दुखी है, समझ नहीं आ रहा होगा उसे कि क्या हो गया इसकी मम्मी को, एंड इस तरह से नॉइस करते हुए चारों ओर घूम. आई रैन up to it to attempt a capture. It scooted into the sugarcane field. Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck, while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. I ran up to it to attempt a capture. तो मैं उसकी तरफ भागा उसको पकड़ने की कोशिश में. Attempt a capture ना, सिर्फ पकड़ने की कोशिश में. But it scooted away. Scoot करना यानी भाग जाना, इसका मतलब है ran away. So it ran away into the sugarcane field. वो वापस शुगर केन के खेत में भाग गया. उसका पीछा करते हुए अपने कंपेनियन के साथ वो फाइनली उसको पकड़ सके. ग्रैब इट बाय द स्क्रफ. स्क्रफ यानी बैक ऑफ द नेक. तो इस तरह से जब आप जानवरों को पकड़ते हैं, इनफैक्ट इस तरह से जानवर के जो भी पेरेंट होते हैं वो भी इस तरह से पकड़ते हैं, इस एरिया से उनको होल्ड करते हैं. तो उस तरह से उन्होंने उसको होल्ड किया. तो स्क्रफ का मतलब है बैक. सो बैक ऑफ इट स्नैप व्हाइल इट स्नैप्ड. स्नैप्ड का मतलब क्या है? मेक अ सडन ऑडिबल बाइट. एकदम अचानक से काटना और आवाज करते काटना. तो इस तरह से उसने स्नैप किया, उसे काटने की कोशिश की. एंड ट्राई टू स्क्रैच मी. उन्हें स्क्रैच करने की, खरोंचने की कोशिश की उसके लंबे हुक्ड क्लॉसेस. आपने देखा कि कैसे उनके क्लॉज होते हैं और हुक्ड होते हैं. हुक्ड यानी कर्व्ड लाइक ए हुक, हुक की तरह कर्व्ड. तो उनके जो भी क्लॉज होते हैं वो इस तरह से हुक्ड होते हैं. एंड इन क्लॉज से वो क्या कर रहा था? उसे स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा था. वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. So उन्होंने क्या किया? उसको पकड़ के अपने गनी बैग, इस तरह की एक बोरी में, गनी बैग यानी एक बोरी में उन्होंने डाला और उसको लेके वो बैंगलोर वापस चले गए. और उन्होंने ड्यूली प्रेजेंट किया. ड्यूली का मतलब है एज एक्सपेक्टेड. तो इन्होंने स्टार्टिंग में हमें बता ही दिया है कि उनकी वाइफ का एक पेट है स्लॉथ बेयर. सो वी नो कि यही होने वाला है. सो इसलिए उन्होंने वर्ड यूज किया है ड्यूली. सो एज एक्सपेक्टेड उन्होंने प्रेजेंट कर दिया अपनी बीवी को. शी वॉज डिलाइटेड. तो शी वॉज वेरी हैप्पी. एकदम से उन्होंने जैसे ही देखा उस स्लॉथ बेयर को, उन्होंने कलर्ड रिबन उसके नेक के अराउंड बांध दिया टू सिग्निफाई कि वो उनका पेट है. एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय. तो आफ्टर उन्होंने, उनको पता चला कि जो कब है वो एक लड़का है, मेल है. तो उन्होंने उसको क्रिसन कर दिया. क्रिसन करना यानी नेम करना. तो क्या नाम रख दिया? ब्रूनो. ब्रूनो soon took to drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. So Bruno soon took to drinking. So took to का क्या मतलब है? took to एक special phrasal verb है take का, and इसका मतलब होता है got into habit of. तो किसी चीज की आदत लगना, उसको आप कहते हैं टुक टू. तो किस चीज की उसको आदत लग गई? बॉटल से दूध पीने की. सो ही टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल. इट वाज बट अ स्टेप फर्दर, एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स. सो ये एक कदम आगे था. सो इसके एक तरह से उनके लिए एक प्रोग्रेस था कि हाँ फाइनली इस तरह से बॉटल से वो दूध पीने लगा आराम से. एंड कुछ दिनों में ही वो बाकी चीजें भी खाने और पीने लगा. एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, for he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies. Bread, eggs, chocolate, sweets, pudding, ice cream, etc., etc., etc. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact, anything liquid. It all went down with relish. And वो सब कुछ खाने लगा. एंड सब कुछ ही सही वर्ड है ये कह रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ ही खाता था. पॉरेज खाता था. पॉरेज आप दलिया को कहते हैं. सो किसी भी चीज़ की बनी हुई दलिया को खा लेता था, कोई भी इंग्रेडिएंट हो.
कोई भी सब्जी वो खा लेता था, कोई भी फ्रूट खा लेता था, कोई भी नट्स, मीट, एंड स्पेशली उसको पोर्क यानी पिग का मीट, पिग के मीट को पोर्क कहते हैं, उसको खाता था। करी, कोई भी सब्जी खा लेता था। राइस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स, सो राइस इररिस्पेक्टिव, रिगार्डलेस यानी कोई जरूरी नहीं उसमें कोई भी स्पाइसेस हो, कॉन्डिमेंट्स यानी स्पाइसेस, विदाउट केयरिंग कि उसमें क्या स्पाइसेस हैं, क्या कितनी मिर्ची है, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, ये सब कुछ वो खाता था। और पीने में भी वो दूध भी पीता था, चाय भी, कॉफी भी, लाइम जूस भी, एरेटेड वाटर नॉर्मली आप देखेंगे कि स्पेशली फॉरेन में लोग सिर्फ पानी नहीं पीते हैं, इट्स लाइक अ सोडा वाटर, इट्स नॉट एग्जैक्टली सोडा, सोडा थोड़ा स्ट्रांग होता है, बट एरेटेड वाटर का मतलब होता है उसमें थोड़ा सा कार्बोनाइज वाटर, जिस तरह से आपकी फिज ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, इस तरह से वाटर में भी थोड़ा सा फिज होता है, एंड इसको आप स्पार्कलिंग वाटर भी कहते हैं। आजकल ये टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट जब आप फॉरेन कभी जाओगे तो वहाँ पे लोग स्पार्कलिंग ज़्यादा कुछ एरियाज में, जैसे यूरोप हो गया, यूएस हो गया, वहाँ पे बहुत पीते हैं। सो स्पार्कलिंग वाटर भी पी लेता था वो, बटर मिल्क भी पी लेता था, बियर भी पिला देते थे इनको, एल्कोहलिक लेके आने कोई भी शराब पिला देते थे, एंड इनफैक्ट कोई भी लिक्विड वो पी लेता था। इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश। रेलिश का मतलब होता है ग्रेट एंजॉयमेंट। सो पूरी मस्ती के साथ सब कुछ अंदर चला जाता था, मतलब सब कुछ खा लेता था। द बेयर बिकेम वेरी अटैच्ड टू टू एल्सेशियन डॉग्स and to all the children of the tenants living in a bungalow. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. So जो भालू था वो सबसे अटैच हो गया, उनके पास 2 एल्सेशियन डॉग्स थे। एल्सेशियन डॉग्स को आजकल हम दूसरे नाम से जानते हैं, हम उन्हें कहते हैं जर्मन शेफर्ड। तो जब ये कहानी लिखी गई थी तब इन डॉग्स को एल्सेशियन कहा जाता था, बट अब इन्हें जर्मन शेफर्ड कहा जाता है। सो इनके 2 कुत्तों से अटैच हो गया वो, और जो भी टेनेंट्स यानी किराएदार, तो जो भी उस बंगलों में जितने भी किराएदार रहते थे उनके बच्चों के साथ वो घुल मिल गया। तो जो भी किराएदार के बच्चे थे उनके बंगलों में उसे वो अटैच हो गया। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. So younger days जब वो छोटा था तो उसको बहुत ज़्यादा फ्री रखा करते थे, तो खुला रखा करते थे, और वो अपना समय बिताता था खेलने में, किचन में भागने में, और उनके साथ बेड पे सोने में। तो एक तरह से उन्हें वो एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, जैसे हम पपीज को ट्रीट करते हैं या किटन्स को ट्रीट करते हैं, तो एकदम लाइक अ डोमेस्टिक पेट एनिमल उस तरह से उसको ट्रीट कर रहे थे। वन डे एन एक्सीडेंट befell him. I put down poison, barium carbonate, to kill the rats and mice that had got into my library. Bruno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. So एक दिन एक एक्सीडेंट befell him. befell का मतलब happened to. तो उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। क्या हुआ? ऑथर ने पॉइजन रखा था, बेरियम कार्बोनेट, एक पॉपुलर पॉइजन है, रैट पॉइजन, जिससे उन्होंने रखा था रैट्स और माइस को मारने के लिए। एंड रैट्स और माइस उनकी लाइब्रेरी में बहुत थे, तो उसके लिए उन्होंने ये रखा था। ब्रूनो लाइब्रेरी में घुसा जैसा वो नॉर्मली करता था, एज यू ऑफन डिड, ऑफन का मतलब बहुत बार, जैसा वो बहुत बार करता था, और वो कुछ पॉइजन खा गया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। तो उसको पैरालिसिस आने लगी पॉइजन की वजह से, एंड इतनी ज्यादा आने लगी कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ। बट उसने अपने आप को घसीटा अपने स्टम्प्स पे, स्टम्प्स यानी अपने बैक पार्ट, टेल एंड पार्ट पे, उसकी पत्नी तक। तो घसीट के उसके पत्नी तक गया। हु कॉल्ड मी, जिन्होंने ऑथर को कॉल किया। आई गेस व्हाट हैड हैपेंड, ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेसिडेंस, अ केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बेयर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। सो जैसे उन वाइफ ने बताया किस तरह से वो पैरालाइज मिला है, तो समझ गए कि क्या हुआ होगा। सो फटाफट उन्होंने रश किया, भागे वो वेट के रेसिडेंस में, वेट के घर पे गए। उन्होंने क्या चिल्लाया? केस ऑफ पॉइजनिंग, पॉइजनिंग का केस है, टेम बेयर। सो बता रहे हैं कि ये टेम बेयर है, टेम यानी पेट किया हुआ, नॉट वाइल्ड। बेरियम कार्बोनेट, उन्हें पता था उन्होंने कौन सा पॉइजन रखा है, तो बेरियम कार्बोनेट। अब क्या करें? तो अब इस स्टोरी को हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।